Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will study Democratic Politics, Chapter 3, Constitutional Design. As we have already studied the topic, why do we need a constitution and democratic constitution in South Africa? And in this week, we will study making of the Indian Constitution. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो मेकर्स थे उनको किन किन दिक्कतों का यानी कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी जो उनको फेस करनी पड़ी। सबसे पहले आप देखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू इंश्योर दैट द पीपल वर गिवन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच हैड नॉट बीन अवेलेबल अर्लियर, यानी कि उनको वो फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें देने थे, यानी कि जो उनके पास ऑलरेडी पहले पास्ट में उनके में नहीं थे। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस थे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस समय फेस करनी थी। यानी कि इंडिया जब क्या बन रहा था, एक नेशन कंट्री बन रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें कौन कौन सी थी जो फेस करनी पड़ी थी। पार्टीशन ऑफ द कंट्री वॉज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, यानी कि एक दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस भी था। वो क्या था कि जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया जा रहा था, ये जो पार्टीशन था, ये भी इस टाइम पे लॉ मेकर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंस, कड़वे अनुभव वाला टाइम था। एंड द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड द वेदर टू जॉइन अदर कंट्रीज और रिमेन इंडिपेंडेंट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जाते जाते क्या कर रहे थे कि उन्होंने कुछ छूट दे रखी थी, कुछ आज़ादी दे दी थी प्रिंसली स्टेट्स यानी कि कुछ स्टेट्स को कि चाहे तो वो जो है इंडिया में ज्वाइन करें, यानी कि एज अ नेशन स्टेट में वो ज्वाइन करें, और चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, फ्रेम करते टाइम, इसको भी उनको माइंड में रखना था। एंड इंडिया वॉज अ वास्ट एंड वेरिड कंट्री विद डाइवर्स रीजन, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, कस्टम्स एट्सेट्रा, यानी कि इंडिया जो है एक वास्ट एंड वेरिड कंट्री है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, लैंग्वेजेस, कल्चर, कस्टम्स को लेकर। आपने देखा है कि ये सब जो थे एक बाधा थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी मर्ज करना भी एक अपने आप में एक अनसर्टेन टास्क था उनके लिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स थी वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू इंश्योर दैट द कंट्री रिमेन यूनाइटेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी कि उनके सामने एक ये भी चिंता थी कि जब भविष्य को लेकर भी चिंता थी, फ्यूचर को लेकर भी चिंता थी कि फ्यूचर में जब ये इम्पोज किया जाएगा, लागू किया जाएगा, तो तब कंट्री यूनाइटेड रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। उस टाइम पे लोगों को, उन लोगों को, मेकर्स को जो फ्यूचर था वो इतना ज़्यादा सिक्योर दिखाई नहीं देता था जितना कि आज है। ये भी एक उनके सामने एक अनदर डिफ़िकल्टी थी। तो इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ थी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उस समय फेस करनी पड़ रही थी। तो पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने के लिए किस तरीके से उनके लिए रास्ता तैयार हुआ, किस तरीके से रास्ते का निर्माण हुआ जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी यहाँ पर एक बिग एडवांटेज था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने कि उनको साउथ अफ्रीका की तरह यहाँ पर कंसेशंस क्रिएट नहीं करना पड़ा, यानी कि लोगों को सहमत नहीं करना पड़ा कि डेमोक्रेटिक इंडिया जो है कैसा होना चाहिए। ठीक है, मच ऑफ द कंसेंसस जो है, ज़्यादातर जो इस तरीके की सहमति थी वो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर ही हो चुकी थी। आर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। ये जो हम लोगों का जो नेशनल मूवमेंट रहा, आज़ादी के लिए जो फाइटिंग रही थी, वो सिर्फ जो थी स्ट्रगल नहीं था, एक फॉरेन रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं था। ये स्ट्रगल जो था वो हमारे कंट्री को रिजुविनेट करने के लिए भी स्ट्रगल था, या ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी स्ट्रगल था हमारी सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को। यानी कि यहाँ पर जो थी ये जो स्ट्रगल था, ये कई चीज़ों को लेकर स्ट्रगल था कि ये जो हमारा जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से दोबारा
किया जाए, राजनीति को, पॉलिटिक्स को किस तरीके से बदला जाए, नए तरीके से किस तरीके से उसको गठित किया जाए, तो सबको लेकर ये हमारा जो था। एंड देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल। उस टाइम पर भी इन सब चीज़ों को लेकर डिफरेंसेस थे और वही डिफरेंसेस इंडिपेंडेंस के बाद भी रहे, लेकिन जो बेसिक आइडियाज़ हैं उन पर काफ़ी ऑलमोस्ट सभी लोगों की सहमति मिली थी। एज फार बैक एज इन 1928 मोतीलाल नेहरू और अदर जो 8 कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इन 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन, जैसे कि इसमें 10th में आप एक हिस्ट्री में चैप्टर है, उसमें आप इसके सेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने अलग अलग सेशंस किए, वहाँ किन किन चीज़ों को लेकर इन लोगों की चर्चाएं हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कराची सेशन जो हुआ है कांग्रेस का, वहाँ पर ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया का जो है वो कैसा होना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई। बोथ दीज डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यहाँ पर जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सभी जो मुद्दे थे वो शामिल थे। दस some basic values were accepted by the all leaders much before the constituent assembly met to deliberate on the constitution। यानी कि ये जो मुद्दे थे इन पर बहुत पहले ही इस संविधान को क्रिएट करने से, बनाने से पहले ही इस काफ़ी मुद्दों पर जो है सहमति बन चुकी थी, एग्री हो चुके थे कि किस तरीके से कैसे होना चाहिए। The familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उस टाइम पर जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, उसी टाइम पर कॉलोनियल रूल में ही कि जो हमारे लीडर्स थे वो काफ़ी फेमिलियर हो चुके थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, कि मतलब किस तरीके से, जैसे क्योंकि आपको पता है कि पहले जो था हमारे यहाँ पे जो किंगडम्स में डिवाइडेड था कंट्री, वी वर नॉट फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और किस तरीके से ये इसको कंडक्ट किया जाता है, किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन की जाती है। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग फेमिलियर नहीं थे। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग जो फेमिलियर हुए, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स फेमिलियर हुए, वो कॉलोनियल टाइम में ही फेमिलियर हो चुके थे। इस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन से जो था वो सब लोग क्या हो चुके थे, फेमिलियर हो चुके थे। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, यानी कि ब्रिटिश, लेकिन क्या था कि ब्रिटिश रूल ने बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट दिए हुए थे, बहुत कम ही लोगों को। इसलिए यहाँ पर क्या था कि जो इस तरीके की जो गठित की जाने की वाली जो होता है विधायिका जो होती है, ये लेजिस्लेटिव जो होता है, वो बहुत कमज़ोर था। वो क्यों कमज़ोर था? क्योंकि बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड very weak legislature, elections were held in 1937। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, एंड दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, बट द एक्सपीरियंस गेन। लेकिन क्या हुआ था, इलेक्शंस तो हुए और यहाँ से ये इतना ज़्यादा लेजिस्लेटिव जो था स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो हमारे इंडियन लीडर्स थे उनको लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में जो काम करने के तरीके होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ों से, वो एक्सपीरियंस से फेमिलियर हो पाए। ठीक है, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस प्रूव्ड टू बी अ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। ये इस सब से जो है हमारी बहुत ज़्यादा अपने कंट्री की जो वर्किंग है उस सब को लेकर हम लोग जो है काफ़ी फेमिलियर हो पाए
कि दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि यहाँ पर अगर हम ब्रीफ में कहें तो हमें किस तरीके से रन करना है, क्या करना है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारे जो अरेंजमेंट्स हैं, हाउ टू रन, ये सारे जो प्रोसीजर हैं, इन सब से हमारे जो लीडर्स थे वो कॉलोनियल टाइम में ही फैमिलियर हो चुके थे। अच्छा, कुछ फीचर्स हमारे ऐसे हैं, बोरोड फीचर्स, आइडियल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो लिए गए हैं, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंस्पायर हुआ अदर कंट्रीज से, जो चीज़ें ली गई हैं वो हम देखेंगे। यानी कि फ्रांस से जो हमने लिया है वो है आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि इसमें कौन कौन से आइडियाज़ हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने फ्रांस से और भी कॉन्सेप्ट लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक भी हमने वहाँ से लिया है। एंड ब्रिटेन से हम देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड डेमोक्रेसी, हमने ब्रिटेन से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से ली हैं। एंड यूएस से जो है बिल ऑफ राइट्स लिया है, यूएस से हमने क्या लिया है, बिल ऑफ राइट्स। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएस से ही लिया है ना। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सभी चीज़ें हमने कहाँ से, ये पॉइंट हमने सारे कहाँ से लिए हैं, हमारे से लिए गए हैं। एंड रशिया से अगर हम देखेंगे तो रशिया से हमने क्या लिया है, रशिया से द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल एंड economic and political expressed in the preamble and fundamental duties also, ये सारी चीज़ें ली हैं वो हमने कहाँ से ली हैं, रशिया से ली हैं। एंड इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जापान से, आयरलैंड से हमने इस तरीके के जो भी हमें आइडियल्स से इंस्पायर हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है, जैसे जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं, साउथ अफ्रीका से इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अमेंडमेंट ऑफ, जापान से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर और एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑस्ट्रेलिया से हमें जो है आर्टिकल 108 हमने लिया है ऑफ द टू हाउसेज, है ना। तो ये इस तरीके की हमने बहुत सारे जो आइडियल्स हैं उनसे हम लोग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर्ड है। अभी हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है किसे कहते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन शामिल था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन है कि द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली, यानी कि जो इस डॉक्यूमेंट की जो ड्राफ्टिंग की गई है ना, उसको जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो एक असेंबली के द्वारा यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ड्राफ्टिंग की गई है और उस असेंबली को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो कब हुआ, 1946 में हुआ। एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि जब 1946 में इसका इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव के जो इलेक्शंस हुए, जल्दी ही इंडिया जो और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइड, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जो है वो भी क्या हो चुकी थी, डिवाइड हो चुकी थी इंडियन और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस असेंबली ने राइट किया है, ठीक है, वो आप देखिए कि वो उसमें कितने मेंबर्स थे, उसमें 299 मेंबर्स थे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, 299 थे। एंड द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949,
और जो अडॉप्ट किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है, एंड 26 जनवरी 1950 को ये किस में इम्पोज किया गया है, लागू किया है इसका, वहाँ से ये आपको देखेंगे कि ये इफेक्ट में आया है। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, है ना। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको लर्न करने हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा, और इसमें कितने मेंबर थे असेंबली में, और इसके जो ये इफेक्ट में कब से आया, है ना। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 50 ईयर्स, और इसमें तो 50 ईयर्स दिया हुआ है, बट ये अब आप देखेंगे कि लगभग कितने ईयर हो चुके हैं, 70 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो 70 ईयर्स लगभग हो चुके हैं। तो 70 ईयर्स के बाद भी हम क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, हम क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए हमें। तो हम देखेंगे कि वी हैव ऑलरेडी, हम ऐसा नोटिस जो है ऑलरेडी रीज़न इसको ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन, यानी ये आप देखेंगे किसी एक व्यक्ति की विचारधारा पर आधारित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम, उस समय की यानी कि सभी की लगभग जो सहमति बनी हुई थी उसके आधार पर था। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं अपना एक तरीके से दोबारा रीराइट कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। बट लेकिन हम देखेंगे कि दूसरे जो कंट्रीज हैं, इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ बन के रह गया है, नाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, बट लेकिन वहां पर उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली हुई है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। द एक्सपीरियंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। यहाँ पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारे ग्रुप जो हैं, सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेकिन किसी लार्ज सेक्शन ऑफ ग्रुप ने या पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी किसी इसकी लेजिटिमेसी पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है ना। ये भी एक अपने आप में एक अचीवमेंट है, और ये भी एक अपने आप में एक रीज़न है कि हम जो है अभी इतने लंबे समय से इसको फॉलो कर रहे हैं। एंड द सेकेंड रीज़न जो है इसको एक्सेप्ट करने का वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने इसको फ्रेम किया उसने जो इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट किया। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब सोचिए कि उस टाइम पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी एट दैट टाइम नहीं थी, एंड सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लोग थे वो नहीं चुने गए थे। अगर ऐसे चुने जाते तो क्या होता, आप सिचुएशन थोड़ा गैस करके देखिए कि क्या होता उस टाइम पे, कि अगर ऐसा होता तो किसी एक उसकी मेजॉरिटी होती, है ना, किसी एक ग्रुप की क्या होती, मेजॉरिटी होती, और शायद ये जो हमारा डाइवर्सिटी थी उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, यानी कि हर अलग अलग ग्रुप से जो लोग लिए गए थे जिनके जो आइडियाज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होते हैं, शायद उतना लेजिटिमेट वो नहीं बन पाता, है ना। तो इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द exiting provincial legislature that we mentioned above, this ensured a fair geographical share of the member from all the regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress. Definitely जो असेंबली थी उसमें वो डोमिनेटेड किसके द्वारा थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड थी, यानी कि उसी में जो था एक छत्र राज जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन ये जो पार्टी थी उस समय तक लोगों का विश्वास था इसमें, और इसने पार्टी ने इंडिया के लिए फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। लेकिन जो कांग्रेस
में खुद में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रिलीजन से लोग जो थे उनके आइडियाज़ जो थे इसमें रिफ्लेक्ट होते थे। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। असेंबली में बहुत कांग्रेस से जो थे क्या नहीं थे, एग्री नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इन सोशल टू, और ऐसे ही समाज में भी, एंड द असेंबली रिप्रेजेंटेड डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस। यानी कि यहाँ पर हम ऑलरेडी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, इस बात पर हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये बात कही आपसे कि जो असेंबली में जो लोग थे, यानी कि असेंबली को जो रिप्रेजेंटेड कर रहे थे मेंबर, वो अलग अलग लैंग्वेज, कास्ट, क्लास और रिलीजन और ऑक्यूपेशन के लोग थे। वो उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, लोगों का डायरेक्ट वोट के थ्रू इसको नहीं चुना गया था। यदि ऐसा होता तो किसी एक सोशल ग्रुप का ही आइडियाज़ का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता। ठीक है, तो इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। एंड जो एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, यानी कि सोचिए कि इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड, है ना, बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। फाइनली अगर हम देखते हैं कि द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अंततः लास्ट में अगर हम देखें इसको तो हम क्या देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस तरीके से वर्क किया ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक पवित्रता दी। क्या दी? सेंसिटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड सेंसुअल मैनर। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, यानी कि सबसे पहले इसमें क्या किया गया था कि इसने बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में काम किया है। ये जो इसका इसी वजह से ये वैधता देता है, लेजिटिमिटी देता है, पवित्रता देता है कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने क्या है, ये बहुत ज़्यादा ओपनली एंड ट्रांसपेरेंट वे में वर्क किया है। कि सबसे पहले कोई भी जो बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए, वो जो तय किए गए, उन पर सबसे पहले क्या भाई, सभी की क्या होनी चाहिए, सभी की सहमति होनी चाहिए। फिर जो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी को जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो ये जो थे, इन्होंने जो ड्राफ्ट किया गया, यानी कि पहले तो इस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, है ना। सेवरल राउंड ऑफ द थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लॉज बाय क्लॉज, हर एक क्लॉज पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, डिस्कशन हुए। एंड मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स, और लगभग इसमें कितने 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड किए गए। एंड द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फोर, यानी कि कितने टाइम इसमें लगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? 114 दिन ओवर द 3 years, यानी कि 3 सालों से भी ये 114 दिन ज़्यादा हुए। एंड एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड and every word spoken in the constituent assembly has been recorded and preserved। सोचिए कि कितना सिस्टमैटिक वे में वर्क हुआ है, यानी कि जो चर्चा हुई इस पर बहुत ज़्यादा, हर एक शब्द पर, हर बात को रिकॉर्ड किया गया और फिर उस पर डिस्कशन हुआ। एंड दीज वर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, और ये जो थी, ये जो सिस्टमेटिक वे में ये किया गया, प्रिजर्व किया गया, रिकॉर्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक एक शब्द को, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स, जब ये प्रिंटेड हो चुकी थी ये डिबेट्स, तो इनको क्या था कि लगभग 12 वॉल्यूम में, बल्कि वॉल्यूम में इनको प्रिंट किया गया। एंड दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविज़न, और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर जो इसमें बहस है ना, डिबेट्स हैं, हर जो प्रोविज़न है उसके पीछे क्या तर्क है, लोगों की क्या सोच है, उसको समझा जा सकता है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है
जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दीज आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन के लिए क्या है कि इन क्लॉजेस का इस्तेमाल, इन यानी इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इंटरप्रेट करने के लिए क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे जब आप इस चैप्टर को डिटेल में अपनी बुक में उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी देखेंगे, जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बुक में दिया हुआ है, जिसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इसमें चेयरमैन रहे हैं, है ना। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्गाबाई हैं, देशमुख हैं, जयपाल सिंह हैं, एस.सी. मुखर्जी हैं, बलदेव सिंह हैं, एंड अबुल कलाम आज़ाद हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, एंड इस तरीके के बहुत सारे आपको नाम इसमें देखने को मिलेंगे, है ना। जवाहरलाल नेहरू हैं, सरोजनी नायडू हैं, सोमनाथ लहरी हैं। तो इस तरीके से आप इसमें बुक को जब देखेंगे, रीड करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे नेम देखने को मिलेंगे, लेकिन एक महात्मा गांधी का नाम इसमें नहीं मिलेगा। तो वो क्यों नहीं है, क्या है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। और गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन में हम ये सारे पॉइंट्स को देखेंगे। ओके, देन वॉच इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।